अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इश्कबाज़ किस्त नंबर 1 कलम फरवा खालिद। जीके 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 मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इस शख्स ने मेरा। सजल ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी जब उसके कानों में अपने बाप की चिंगारती आवाज़ गूंजी थी। जिस शख्स का नाम वो गुस्से से ले रहे थे, उसका तसव्वुर करते सजल की आंखों में खुमारी सी उतर आई थी। चेहरे पर चमक और दिल में उसे पाने की चाह मज़ीद ज़ोर पकड़ गई थी। क्या हुआ डैड? वो रात के 3 बजे एक पार्टी से लौट रही थी। उसका नामुकम्मल लिबास और डोलता वजूद किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था, मगर उसके बाप इफ्तिखार ज़ैदी के लिए ये नॉर्मल था। जिस शख्स के अपने दिन रात गैर औरतों की बाहों में गुजरते थे, उसके लिए अपनी बेटी के हवाले से भी ये सब नॉर्मल ही था। मेरे हर काम में रुकावट पैदा कर रहा है। कहता है शौकत को उसके हवाले कर दूँ, वरना मेरा जीना हराम कर देगा। वो कल का आया मुझे इफ्तिखार ज़ैदी को धमकियाँ दे रहा है। ये सब बोलते उसकी रंगत खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थी। गुस्से के मारे कनपटी की रगें बाहर को उभर आई थीं, जबकि सजल अपने बाप की बात सुनकर भी नॉर्मल ही रही थी। जीके के जिक्र पर तो वो वैसे ही ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती थी। वो लंबा चौड़ा मर्दाना वजहत का शाहकार शानदार मर्द कब उसके दिल की अवलीन तरजीह बन गया था, उसे पता ही नहीं चला था। उसके बाप का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोनों अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सबसे तगड़े खिलाड़ी थे। इफ्तिखार ज़ैदी उम्र में जीके के डबल था। आज तक उसके आगे कभी कोई नहीं टिक पाया था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, मगर जब से जीके नामी शख्स उसकी दुनिया में आया था, तब से इफ्तिखार ज़ैदी की दहशत तो बहुत पीछे छूट गई थी। जीके की भी कुछ ऐसी ही सरगर्मियाँ थीं। जहाँ इफ्तिखार ज़ैदी लोगों की स्मगलिंग और मुल्क में इंतशार फैलाने का हर बुरा काम करता था, वहीं जीके इससे भी 2 हाथ आगे था। जीके किसी को खुद से आगे नहीं निकलते नहीं देख सकता था। उसे धोखे और झूठ से नफरत थी। धोखा देने वाले को वो कभी माफ़ नहीं करता था। शौकत उसी का आदमी था जिसने इफ्तिखार ज़ैदी के कहने में आकर जीके से गद्दारी की थी। इस वक्त से जीके शौकत को वापस करने की डिमांड कर रहा था इफ्तिखार ज़ैदी से, और उसके इनकार करने पर उसका हर तरह से नुकसान कर रहा था। वो उसके 3 बहुत अहम अड्डे तबाह कर चुका था। डैड इतना गुस्सा मत करें। आपको बोला था कि जीके की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, इससे में फ़ायदा है आपका। वो आपके बाकी दुश्मनों की तरह नहीं है जो डर जाएगा। अगर आप शौकत की तरह उसके बाकी लोगों को भी अपनी साइड पर कर लें, वो तब भी आप पर भारी ही रहेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि शौकत को जीके के हवाले कर दे। वो शख्स माफ़ तो किसी कीमत पर नहीं करेगा। सजल अपने बाप को जीके की दहशत से आगाह करती अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी, जबकि इफ्तिखार ज़ैदी झुकने के ख्याल से ही पागल हो उठा था। अल मुमताज़ हॉस्पिटल में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। आधा घंटा पहले वहाँ एक शख्स को बहुत नाजुक हालत में लाया गया था, जिसके वजूद पर खंजर और गोलियों से वार किए गए थे। उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, लेकिन वहाँ खड़ा कोई भी डॉक्टर इस शख्स के करीब नहीं जा रहा था, क्योंकि इन सबको अपनी जान का खौफ था। जीके नामी वहशी दरिंदे का खौफ था, जिसने हॉस्पिटल में वाज़ेह धमकी भिजवाई थी कि अगर किसी भी डॉक्टर ने उस शख्स का इलाज किया तो उसका ज़िंदा रहना मुश्किल कर देगा। जीके की दहशत तो हर जगह फैली हुई थी। लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। कोई भी उन लोगों की दुश्मनी में पड़कर अपनी और अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगी दोबर नहीं कर सकते थे। इसीलिए हॉस्पिटल के तमाम सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने उस ज़ख्मी इंसान का इलाज करने से मना कर दिया था। क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर मुस्फरा बख्शी ने उसी लम्हे हॉस्पिटल में कदम रखा था, जब उस ज़ख्मी इंसान को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था। मुस्फरा के पूछने पर उसकी कोलीग डॉक्टर अनम ने उसे सारी बात बता दी थी, जो सुनकर डॉक्टर मुस्फरा ने हैरत और बेयकीनी से उस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के काबिल तरीन डॉक्टर्स और सर्जन्स की जानिब देखा था। वो मर जाएगा। डॉक्टर मुस्फरा को ज़ख्मी तड़पते हुए इंसान पर तरस आया था, जिसका खून मुसलसल बह रहा था। हॉस्पिटल का पूरा कॉरिडोर लाल हो चुका था। तुम कहाँ जा रही हो मुस्फरा? जीके के लोग यहाँ आस पास ही होंगे। उसने सख्ती से मना किया है कि अगर कोई भी इसका
इलाज करेगा तो वो इस इंसान का जीना हराम कर देगा। मुस्फरा को इस शख्स की जानिब बढ़ता देख अनम ने रोका था। बाकी सब भी मुस्फरा की जानिब मुतवज्जो होते, उसे तनबीही निगाहों से देखते, ऐसा करने से मना कर रहे थे। डॉक्टर मुस्फरा, आज ऐसा मत करें। डॉक्टर मुस्फरा, आप ऐसा मत करें। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। उनके सीनियर डॉक्टर और इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर इकबाल ने भी मुस्फरा को मना किया था, जो खुद बहुत बेबसी के साथ खुद को रोके खड़े थे, क्योंकि जीके के से उलझना अपने ख़ानदान की बर्बादी और अपनी मौत को दावत देना था। वो बात की बात है सर, मगर ये कोट पहनते वक्त मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ करने का हल्फ उठाया था, जिसे मैं किसी गुंडे बदमाश की धमकी की वजह से आप सब की तरह भूल नहीं सकती। यहाँ सब लोगों के सामने मैं ये बोल रही हूँ कि उस शख्स का इलाज मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। इसमें डॉक्टर इंतज़ामिया इसमें हॉस्पिटल इंतज़ामिया और बाकी किसी का कोई हाथ नहीं है। तो जीके नामी दरिंदे को भी बता दें कि जो बिगाड़ना है वो मेरा बिगाड़े। मुस्फरा अपनी बात मुकम्मल करती नर्सिस को उस शख्स की स्ट्रेचर अंदर ले जाने का इशारा कर गई थी और ख़ुद भी तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वहाँ खड़े तमाम डॉक्टर्स शर्मिंदा होते वहाँ खड़े तमाम डॉक्टर होते निगाहें झुका गए थे, मगर अभी भी उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि वो सब डॉक्टर मुस्फरा की आने वाली ज़िंदगी का सोच कर ही काम गए थे, जिसे अब जी के नहीं छोड़ने वाला था। इस जख्मी शख्स की उम्र लगभग लगभग 30-32 साल लग रही थी। इस उम्र में इतनी संगीन दुश्मनियाँ, मुस्फरा अफसोस में सर हिलाकर रह गई थी। इस शख्स की हालत देख उसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर थे, मगर मुस्फरा अपनी जानिब से पूरी कोशिश करना चाहती थी। खानज़ादा एंटरप्राइज़ का सीईओ आर्यन खानज़ादा पूरे 2 महीने के बाद लंदन से वापस लौट रहा था। उसकी कंपनी की ब्रांचेस अब मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रही थीं, जिसकी खातिर वो लंदन में एक प्रॉपर सेटअप करके आया था, जिस सब में उसे 2 महीने लग गए थे। मगर उसके बावजूद वो अपने मैनेजर फैज़ान से पूरी तरह इन टच रहा था, जो उसे ऑफिस में होती हर सरगर्मी से आगाह करता रहा था। उसके ख़ानदान के लोगों ने उसके मैनेजर के साथ क्या बर्ताव रखा था, वो उससे भी बहुत अच्छी तरह बाखबर था। उसकी कंपनी के अकाउंट से 20 लाख के करीब रकम निकलवाई गई थी और फैज़ान पर प्रेशर डाला गया था कि वो अरियान को कुछ ना बताए, मगर वो लोग ये भूल गए थे कि आर्यन खानज़ादा की इजाज़त के बगैर उसके लोग कोई काम नहीं करते थे। आर्यन घर जाने के बजाय एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आ गया था। गुड मॉर्निंग सर। आर्यन खानज़ादा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके एम्प्लॉयज़ ऑफिसेज़ और कैबिन से निकलकर उसे सलाम करने लगे थे। रेथरी पीस सूट में मलबूस अपने तने मगरूर नकूश के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी। लड़कियां तो उसे देखकर अपना दिल थाम लेती थीं, मगर वो मगरूर इंसान कम ही किसी को लिफ्ट करवाता था। आर्यन खानज़ादा अपने असूलों का बहुत सख्त था। यही वजह थी कि वो इतनी कम उम्र में इतना कामयाब था। वो बहुत सख्त दिल इंसान था, जिसे अपनी ज़िंदगी में हर शय अपने मुताबिक चाहिए होती थी। अक्सर उसके आसपास रहने वाले यही कहते थे कि आर्यन खानज़ादा दिल से आरी बंदा है, जिसमें एहसास और जज्बात नाम की कोई शय नहीं है। आज तक बहुत सी लड़कियों ने उसकी जानिब अपने अपने कदम बढ़ाए थे, मगर आर्यन खानज़ादा ने बहुत ही बेदर्दी से उन्हें झटक दिया था। उसे बस एक इंसान को हराना था, जिसकी खातिर वो दिन रात का फ़र्क भुला भुला हुआ था। वेलकम बैक सर। आपके बाहर ऑफिस बिल्कुल। उसका अकाउंटेंट शहरोज़ अपने ऑफिस से निकलता खुशदिली से उसकी जानिब बढ़ा था। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया था, मगर आर्यन ने हाथ ऊपर उठाते उसे दूर ही रुकने का इशारा कर दिया था। फैज़ान, इनका सारा हिसाब क्लियर करके आज ही फारिग करो इन्हें। मेरी कंपनी में धोखेबाज और बेईमान लोगों की कोई जगह नहीं है। आर्यन खानज़ादा सर्द और स्पॉट लहजे में कहता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था, जबकि फैज़ान समेत सब लोग अपने बॉस का ये फैसला सुनकर शौक की कैफियत में खड़े थे। वैसा ही था, फैसला करने में एक सेकंड नहीं लगाता था। उसे अच्छे से पता था कि उसे अपने करीब किन लोगों को रखना था। अपनी ज़िंदगी में एक बार बहुत बड़ा धोखा खा चुका था। वो गलतियों से सीखने वाला शख्स बार बार वही गलती नहीं दोहराने वाला था। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वो जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुआ, सामने ही अब्बास खानज़ादा उसके मुंतज़िर थे। वो बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ उनसे बहलगीर हुआ था। वो उनसे सख्त खफा था, मगर उसने बज़ाहिर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होने दिया था उन्हें। लेकिन फिर भी उसका बेहद संजीदा चेहरा उन्हें अच्छे से समझा गया था कि वो कितने गुस्से में है। आर्यन खानज़ादा
اپنے خاندان والوں کو بہت اہمیت دیتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کسی کو اپنی شخصیت کے گرد بنائے گئے کھول میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سب کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھنے کا عادی تھا، جس سے آج تک اس کی لائف میں آج تک کوئی نہیں بڑھ پایا تھا، اور جسے بڑھنے دیا تھا اس پر آج تک پچھتا رہا تھا، اور شاید یہ پچھتاوا زندگی بھر ساتھ رہنے والا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آریان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دراصل وہ 20 لاکھ عباس خان زادہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جان، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آریان خان زادہ تھا، وہ کبھی کچھ نہیں بھولتا تھا، اور نہ ہی ایک کے بعد دوسری بار کسی کو وہ غلطی دہرانے کا موقع دیتا تھا۔ اللہ جی، کیا میرے لیے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں بنی؟ کیا کروں ان ڈگریز کا؟ آگ لگا دوں انہیں؟ آج پھر پورے دن کی خواری کے بعد نا امید لوٹتے ایزل نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے چھوٹے موٹے کام کر کے اور ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ بہت ہی ذہین اور قابل لڑکی تھی، ہر کام بہت محنت سے اور لگن سے کرتی تھی۔ وہ اتنے مہینوں سے کسی اچھی جاب کی خاطر دھکے کھا رہی تھی، مگر جب جہاں جاتی تھی وہاں پہلے کی سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو سفارش تھی اور نہ ہی پیسہ کہ وہ اپنی جاب کے لیے کچھ کر سکتی۔ ہر روز خوار ہونے کے بعد وہ ایسا ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتی تھی، اور پھر اگلے دن پہلے سے بھی زیادہ عزم اور حوصلے کے ساتھ جاب تلاش کرنے نکل جاتی تھی۔ اس نے کسی بھی حالت میں ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ارے یاسر، تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی جب اس نے اپنے ہمسائے یاسر کو سر پکڑے اپنے گھر کے باہر بہت پریشانی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تھا۔ یاسر ان کا ہمسایہ تھا، جسے ایزل بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ان کے گھر ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان سب کو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ بچپن سے وہ سب ایک ساتھ تھے، اس لیے ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ سب محلے والے ایک دوسرے کے ہر سکھ دکھ پہ سانجھے ہوتے تھے۔ اس وقت بھی یاسر کو اتنا پریشان دیکھ ایزل بھی پریشان ہوئی تھی، اور تھکے تھکے انداز میں وہاں نیچے اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھی پر جا بیٹھی تھی۔ آپ ہی، مجھے کل اپنی فیس دینی ہے، جس کے لیے پیسے کم ہیں میرے پاس۔ صبح سے 2 جگہ مزدوری کے لیے جا چکا ہوں، مگر وہاں سے بھی پیسے بہت کم مل رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اگر فیس نہ دی تو پورا سال ضائع ہو جانا ہے۔ یاسر کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ اس نے بھی ایزل کی طرح بہت محنت کر کے اپنی تعلیم کو اتنے آگے پہنچایا تھا۔ اب اس مقام پر آ کر اس کی بے بسی ایزل نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کی جانب دیکھا تھا، جس میں اس کی اب تک کی کل سیونگ اتنی ہی تھی جتنے پیسے یاسر کو ضرورت تھے۔ وہ رات کے ٹائم ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس کی جاب کرتی تھی، جہاں بہت مشکل سے ایک دوست کی مدد سے اسے جاب ملی تھی، وہ بھی نائٹ شفٹ کی، مگر اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ دوسروں کی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر تھا اپنے پیسے کما کر خود مختار بننا۔ پورے دن کی تھکی وہ رات ریسٹورنٹ میں گزارتی تھی، اور پھر صبح پھر سے جاب ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی۔ یہ لو اپنی فیس بھر لینا۔ ایزل نے ہمیشہ کی طرح فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اپنی ساری سیونگ نکال کر یاسر کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔